जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। एक ऐसा प्रसिद्ध नाटक जो रंगमंच की दुनिया में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में। शायद ही भारत का कोई विश्वविद्यालय हो जहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटक न पढ़ाए जाते हों और उनमें भी ध्रुव स्वामिनी प्राथमिकता में पहले आ जाने वाला नाटक है। एक ऐसा नाटक है ध्रुव स्वामिनी जिसे आज के स्त्री विमर्शकारों की भाषा में कहें तो वो बिल्कुल आज का नाटक है। स्त्री जीवन के प्रश्न, स्त्री स्वाधीनता के प्रश्न बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो नए लगते हैं। इसे जयशंकर प्रसाद जब लिख रहे थे तब में और अब में 70-80 वर्ष का समय बीत गया है। बहुत लंबा वक्त होता है 70 और 80 वर्ष का। पीढ़ियां बदल जाती हैं, सोच बदल जाती है। तो सोचना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद ने आज से लगभग 8 दशक पहले जब ध्रुव स्वामिनी नामक इस नाटक को लिखा था तब उनके मन में क्या रहा होगा। अक्सर उन पर आरोप लगता है कि वो अतीत के मोह में रहते थे, अतीत की बातें करते थे, वर्तमान से बचते थे। लेकिन ध्रुव स्वामिनी सिर्फ अतीत की गाथा नहीं है। ध्रुव स्वामिनी अतीत के बहाने वर्तमान की चर्चा है, अतीत के बहाने वर्तमान को समझने की कोशिश है। अतीत में जो स्त्री का जीवन था उससे एक साक्ष्य लेकर के नए दौर में स्त्री जीवन को समझने की कोशिश है। 8 दशक पहले ये जयशंकर प्रसाद की थी। लगभग 8 दशक बाद अगर देखें तो आज ये हम सब के लिए एक प्रासंगिक नाटक बन करके सामने आता है। बिल्कुल कई संवाद इसके बिल्कुल लगते हैं जैसे आज के हैं, आज की स्त्री जैसे चर्चा कर रही हो। और जयशंकर प्रसाद इस नाटक में जो पूरी विडंबना है उसको लेकर आते हैं। रामगुप्त से उसका विवाह होता है। रामगुप्त एक तरह से कापुरुष है, जो पुरुषोचित गुण होने चाहिए उसके में नहीं है। और ध्रुव स्वामिनी एक मुकम्मल स्त्री है, दैहिक दृष्टि से भी और चेतना की दृष्टि से भी वो सचेत स्त्री है। मतलब एक कह सकते हैं परिपूर्ण स्त्री है वो। और उसके लिए रामगुप्त कहीं से भी योग्य नहीं है। नाटककार इसको परिणत तक भी पहुंचाता है और चंद्रगुप्त उसके जीवन में आता है और चंद्रगुप्त उसके लिए एक मुकम्मल नायक है और वो नायक की तरह आता है। लेकिन यह नाटक सिर्फ ध्रुव स्वामिनी पर केंद्रित है। और अगर थोड़ा सा देखें तो एक और पात्र मंदाकिनी है, उसके जीवन को भी सामने रखने वाला नाटक है और स्त्री स्वाधीनता को बहुत सलीके से प्रस्तुत करने वाला नाटक है। कहीं कोई आपको अतिरंजना नहीं दिखाई देगी जहां पर जयशंकर प्रसाद कोई अतिरंजित बात कहते हो। वो ऐसी बातें करते हैं जो लगता है कि नहीं, सचमुच स्त्री के लिए तो ये होना ही चाहिए। ध्रुव स्वामिनी जब चंद्रगुप्त से संवाद करती है, बात करती है, तो उसके जो तर्क हैं, पूरी तर्क पद्धति है, उन संवादों को देखिए तो पता चलता है कि वह अपने जीवन को लेकर, स्त्री जीवन को लेकर कितनी सचेत है, कितने सुचिंतित ढंग से वो अपनी बातें कहती है। कोई अतिरिक्त आग्रह नहीं है उसके में। चंद्रगुप्त इसीलिए उसको आकर्षित भी करता है कि उसके में वो गुण दिखाई देते हैं। वो जाना नहीं चाहती। रामगुप्त उसे जो दूसरा राजा है जो मांग रहा है भेंट में, रामगुप्त देने को तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी नहीं जाना चाहती है। वह चंद्रगुप्त से चर्चा करती है और अंततः चंद्रगुप्त इसका रास्ता निकालता है और जो प्रतिद्वंदी राजा है वह मारा जाता है। वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता और एक और स्त्री जो उसके पास से आती है, मंदाकिनी है, वह उसका एक उदात्त चरित्र दिखाया गया है। हालांकि मंदाकिनी उस प्रतिद्वंदी राजा के की प्रिया है, लेकिन उसके रहते भी वह ध्रुव स्वामिनी की आकांक्षा रखता है। इन सब के बाद भी ध्रुव स्वामिनी उसका शव चाहती है कि वह उसका अंतिम संस्कार करा सके। और
खैर उस पर चर्चा भी होती है और ध्रुव स्वामिनी इसमें उसका साथ देती है। ध्रुव स्वामिनी स्त्री पराधीनता पर एक बात कहती है, नाटक से मैं सीधे रखूं सामने आपके, वो मंदाकिनी से ही बात कर रही है, दोनों के बीच संवाद हो रहा है कि पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है, उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। ध्रुव स्वामिनी एक ऐसा नाटक है जो अतीत के साक्ष्य से हमारे सामने यह इस बात को रखता है कि जो पीछे की भूलें हैं उनको सूलों में बदलने से रोकना चाहिए, भूल सूल न बन जाए, सही समय पर सचेत हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर आप एक ही तरह की भूल लगातार करते जाएंगे तो दरअसल आप लगातार अपने रास्ते में शूल बढ़ाते जाएंगे, कांटे बढ़ाते चले जाएंगे, आप कंटकाकीर्ण हो जाएगा स्त्री पुरुष संबंधों का मार्ग, स्त्री का जीवन। तो जयशंकर प्रसाद उस औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों की सत्ता थी भारत में और जब आज़ादी की बहुत सारी बातें चल रही थी, यानी कि जो राजनीतिक आज़ादी थी उसकी बात भी चल रही थी कि कैसे हमारा यह देश आज़ाद हो, और उसके भीतर स्त्रियों की आज़ादी, वंचितों की आज़ादी की भी आवाज़ें उठ रही थीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंदोलन चल रहा था, तमाम स्त्रीवादी उस समय आंदोलन कर रही थीं, इस गृहलक्ष्मी और स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं निकल रही थीं, रामेश्वरी नेहरू जैसे लोग काम कर रहे थे, मोक्षधायिनी उपाध्याय जैसे लोग उस समय काम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उस समय जब चल रही थीं, उस पूरे परिप्रेक्ष्य को अगर देखेंगे तो लगेगा कि ध्रुव स्वामिनी दरअसल एक नई बनती हुई स्त्री को पहचानने की कोशिश थी। मोक्षधायिनी मुखोपाध्याय नाम था उनका पूरा, जो वो बांग्ला की बड़ी रचनाकार थी और नवजागरण काल में स्त्री प्रश्नों को उन्होंने नए ढंग से रखा था। जयशंकर प्रसाद इन्हीं बातों को और सुचिंतित ढंग से, अधिक तार्किक ढंग से ध्रुव स्वामिनी में सामने रखते हैं। वो एक तरफ तो राजाओं के विलास को दिखाते हैं कि कैसे वो अपने सुख और विलास में डूबे हुए हैं, कैसे वो स्त्रियों के बारे में नहीं सोचते, उनके किसी भी ढंग के सुख के बारे में नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें उस समय रखते हैं जयशंकर प्रसाद। और जो लगातार उसमें मिहिर देव और शकराज की बात हो रही है, शकराज है वो प्रतिद्वंदी राजा, मंदाकिनी जिसकी प्रिया है और जो शकराज की ही देह की बात वो करती है, शव की बात करती है कि मिल जाए। और मिहिर देव से जो पूरी चर्चा होती है, मिहिर देव का इसमें एक संवाद आता है कि राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। दरअसल जयशंकर प्रसाद इस नाटक को सिर्फ एक मुखी नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए ध्रुव स्वामिनी की बात तो प्रमुख है, लेकिन इसमें राजनीति का भी मसला सामने आता है। इसमें बहुत तरह के समाज को कैसे चलाना चाहिए इसका भी मसला सामने आता है। इसमें पितृसत्ता के प्रश्न बहुत व्यापक ढंग से सामने आते हैं, जिन्हें किसी जल्दबाजी में हल नहीं करते हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत सुचिंतित टिप्पणियों के साथ, राय के साथ आते हैं। रंगमंच के लिए भी यह नाटक बहुत दिनों तक जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों की तरह अप्रासंगिक माना जाता रहा। माना यह जाता था कि जयशंकर प्रसाद के नाटक जो हैं वो पढ़ने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मंचित करने के लिए वो बहुत अच्छे नहीं हैं। वो मुश्किलें आती हैं, कैसे वो पूरा का पूरा स्टेज बनाया जाए, कैसे दृश्य विधान किया जाए। लेकिन बाद में कई जो रंग निर्देशक रहे, उन्होंने इसका मंचन किया और शांता गांधी जो एक रंग की बड़ी रंग आलोचक रही हैं, नाटकों की बड़ी आलोचक रही, रंगमंच की बड़ी आलोचक रही, उन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से प्रसाद के नाटकों पर विचार किया है, ध्रुव स्वामिनी पर विचार किया है। और मैंने स्वयं इसके कई सफल प्रस्तुतियां देखी हैं।
प्रोफेसर गिरीश रस्तोगी ने इसकी एक बहुत सफल प्रस्तुति गोरखपुर में की थी और कई शहरों में लेकर उसको गई। ये दूरदर्शन से भी दिखाया गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इसकी कई सफल प्रस्तुतियां हुई। और अब तो ऐसे लगता है कि जैसे रंगमंच को पर जब इसको देख रहे हो तो लगता है यह नाटक रंगमंच के लिए ही लिखा गया था, सिर्फ वैचारिक कारणों से नहीं लिखा गया था। यानी कि इसका जो लेखन का कला पक्ष है उसके साथ साथ जो रंगमंच का कला पक्ष है उसको भी प्रसाद ने ठीक ढंग से इसमें नियोजित किया है। तो अब ये बातें भी सामने आती हैं। ध्रुव स्वामिनी एक बड़े फलक की रचना है। 1933 में ये प्रकाशित हुई थी, स्त्री अस्मिता के एक प्रतीक के रूप में आई थी। आजकल स्त्री विमर्शकार जो भाषा बोलते हैं वो ध्रुव स्वामिनी में उसकी गूंज सुनी जा सकती है, शायद उसी का विकास है आज। और अलग से तो जयशंकर प्रसाद ने स्त्री विमर्श को लेकर कुछ नहीं लिखा। रचनाकार अपने रचनाओं में ही चीज़ों को व्यक्त करता है, लिखता है, सवाल को भी रखता है, उसका जवाब भी रखता है। और अन्य नाटकों में भी, कई नाटकों में स्त्री प्रश्न जयशंकर प्रसाद के वहाँ आते हैं। ऐसा नहीं कि अकेली ध्रुव स्वामिनी में ही उन्होंने स्त्री प्रश्नों को सामने रखा है, अन्य नाटकों में भी ये प्रश्न सामने आए हैं। और गीतों का उपयोग जो है वो जयशंकर प्रसाद एक कह सकते हैं कि विधि के तौर पर अपने नाटकों में करते रहे हैं। उनके गीत उनके नाटकों को अग्रगामी बनाते रहे हैं। नाटक के बीच आकर जो कहना चाहते हैं उसी बात को और मजबूती से वो गीत कहते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी में भी इस कला का प्रयोग किया है उन्होंने। अन्य नाटकों में तो बहुत ज़्यादा किया है। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, यह नाटक के बीच आया गीत है, अलग से लिखा गया गीत नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद, चूंकि मूल रूप से जयशंकर प्रसाद कवि थे, उनका कवि उनके नाटककार के साथ भी रहता है, उनका कवि उनके कथाकार और के साथ भी रहता है। कहानियों में भी उनका कवि रूप दिखता है, उपन्यासों में भी दिखता है। और उनके कवि ने उनके नाटककार और कथाकार और चिंतक को व्यापकता दी है, बड़ा फलक दिया है, उसको संकीर्ण नहीं बनाया है। और जयशंकर प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हिंदी कविता पर उनके बिना आप कोई बात नहीं कर सकते, हिंदी नाटक पर उनके बिना आप कोई बात नहीं कर सकते, और हिंदी कहानी और उपन्यास पर भी आप उनके बिना कोई बात नहीं कर सकते। इतनी बड़ी प्रतिभा सदियों में पैदा होती है। आप देखें तो जयशंकर प्रसाद हैं, फिर अज्ञे दिखाई देते हैं इस तरह से, और भी लोग हैं, लेकिन इस तरह से निराला ने भी गद्य लिखा है, लेकिन इतनी विविधता के साथ और हर क्षेत्र में एक तरह से प्रतिमान कायम करने की स्थिति, ये जयशंकर प्रसाद के साथ ही है, जयशंकर प्रसाद के साथ ही सामने आता है। तो ध्रुव स्वामिनी जो है वह एक तरह से जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला का भी चरम रूप है। वो शिखर है एक तरह से उनकी नाट्य कला का, बात को प्रस्तुत करने का, नाटक में विचारों को लाने का, संवादों का, और जो कुछ भी उन्होंने एक विचारक के रूप में अर्जित किया था उन सबको प्रस्तुत करने का, प्रदर्शित करने का जो ध्रुव स्वामिनी में हुआ है वो सब शिखर है। हर जगह वो शिखर पर हैं। तो भावुकता जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में रही है, इस नाटक में भी है, संवादों में दिखती है कई जगहों पर। और मेरा मानना है कि भावुकता से पूरी तरह मुक्त कभी नहीं होना चाहिए। रचनाओं को बहुत ज़्यादा भावुक नहीं बनाना चाहिए, तो उन्हें ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए कि उनमें भावुकता रह ही न जाए। यह मनुष्य की अपनी विशेषता है कि भाव और भावुकता उसमें होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ होना जरूरी है। और जब तक क्षेत्रीयताओं का दबाव नहीं कम होगा, जब तक स्त्रियों को उनकी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी वास्तविक विकास संभव नहीं होगा। लोकतंत्र के लिए भी यह जरूरी है, और लोकतंत्र में इन बातों पर बल है कि वंचितों, स्त्रियों, सब पर फोकस किया जाए। तो ये 1933 में जयशंकर प्रसाद कर रहे थे।
निश्चित तौर पर यह सिर्फ हिंदी की नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की एक उपलब्धि की तरह है, और जब जब इस नाटक को आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ नया अर्जित करेंगे।